नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले बिहार स्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब दोस्तों आपके अदर स्किल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन, उसी 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले आपको हम यह बताते हैं ये 20 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर हम सब मैथ की बात करें तो दोस्तों मैथ में आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से भी आपके 5 क्वेश्चन, जीएस से भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, ईवीएस पर्यावरण से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिला के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी 20 क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। आज जो क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे वो सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो इसके पहले आपका ये स्टेट एग्ज़ाम हुआ था उसी में पूछे गए थे। तो इसमें आप यह समझने के प्रीवियस ईयर सॉल्व कराने का मतलब यह है दोस्तों कि आप टॉपिक समझिए किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसलिए क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करिए और समझिए कि आपको कैसे कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इस क्लास की पीडीएफ की हम सब बात करें तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस क्लास की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। दोस्तों आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। 1875 में कलकत्ता अब कोलकाता में स्थापित भारतीय लीग से कौन जुड़े थे? पहला ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष और अरविंद घोष से। सेकंड ऑप्शन है काले मोहनदास और अरविंद घोष से। थर्ड ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष और शंभूचरण मुखर्जी। तो इसकी अगर हम सब बात करें तो 25 सितंबर 1875 को, कब दोस्तों इसका डेट भी आप जानते रहे, 25 सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष और शंभूचरण मुखर्जी जुड़े हुए थे। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूंगा रेशम का उत्पाद करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? देखिए मूंगा रेशम जो उत्पाद है वह कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन है असम है, बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो इसमें इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं कौन सा राज्य क्या उत्पाद करता है इसके बारे इससे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। आपको हम लेके चलते हैं, एक मिनट। देखिए उसमें आपका राइट आंसर ए था ना, असम था। देखिए शहतूत रेशम कौन सा राज्य उत्पाद करता है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मेघालय, उत्तर प्रदेश। मूंगा रेशम दोस्तों सिर्फ असम ही उत्पाद करता है। ईरी रेशम मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा। टसर रेशम बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर इसमें ये चीज़ आप जानते रहिए जरूर, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है? आयात में वृद्धि, मुद्रास्फीति में कमी, निर्यात में वृद्धि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। निर्यात में वृद्धि, मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव क्या है दोस्तों? जब निर्यात में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला, इसमें कुछ कथन है दोस्तों। यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सेकंड है यह बिहार के चंपारण जिले में काश्तकारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। उपयुक्त में से कौन सा कथन चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। इसमें कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के तो पहला जो कह रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत का महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन था। देखिए यह भी आपका राइट आंसर है। पहला महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरू किया गया था पहला भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये तो राइट है। बिहार के चंपारण जिले से काश्तकारों के साथ अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। उपयुक्त में से का कथन चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही है। यह भी ऑप्शन आपके सही है। तो ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही, ऑप्शन सी सही है। पहला भी ऑप्शन सही है और दूसरा भी ऑप्शन सही है। गांधी जी का पहला आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो ऑप्शन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI आयोजित किया था दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, या फिर विदेश मंत्रालय? किसने किया था दोस्तों? यह किया था दोस्तों 2022 में गृह मंत्रालय ने किया था। कब दोस्तों? 1922 में। तो राइट आंसर इसमें
ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? मीथेन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर ए बी दोनों, सॉरी ए और सी दोनों। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाएगा? तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी के दोनों, मीथेन को भी और नाइट्रोजन को भी, सॉरी नाइट्रोजन को कहा, नाइट्रोजन नहीं, मीथेन को और कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैस होती कौन से, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। अब मीथेन तो दोस्तों बढ़ाता ही ऊष्मीय तापमान, पृथ्वी का ऊष्मीय तापमान बढ़ाएगा ही, मीथेन तो आपका फिक्स ही है, सही है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बढ़ाता है, इसलिए ऑप्शन आपका दोनों सही है। जो कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं उसके बारे में बता। देखिए ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो उसमें आप समझ लीजिए जो चीज़ जिससे तापमान बढ़े, पृथ्वी का तापमान बढ़े, उसमें तापमान बढ़ता है, वही आपका ग्रीन हाउस गैस हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरो हो गया जो आपका फ्रिज से निकलता है, एसी से निकलता है, ओजोन हो गया, यह सब आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 7 होते हैं, 11 होते हैं? किसकी बात करें? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं? इसमें जो मुख्य घटक होते हैं दोस्तों, राइट आंसर इसमें 2 हो जाएगा, 2 ही मुख्य होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? कैसी खेती से दोस्तों? निर्वाह खेती, वाणिज्यिक खेती, मिश्रित खेती, या फिर डेयरी फार्म? किस प्रकार से कैसी आप खेती करेंगे जिससे वनों की ज़्यादा कटाई होती है? आप कहेंगे निर्वाह खेती के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाह खेती के द्वारा वनों की ज़्यादा कटाई होती है। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एल नीनो घटना होती है कहाँ पे होती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर? किस महासागर में एल नीनो की घटना होती है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रशांत महासागर में। देखिए एल नीनो की अगर हम सब बात करें तो जो प्रशांत महासागर है, ऑप्शन बी सही है। प्रशांत महासागर में पेरू के समीप, कहाँ पे दोस्तों? पेरू के समीप समुद्री सतह के गर्म होने की घटना को ही एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो कहा किसको जाता है? जो समुद्र की सतह है जब वो गर्म होती है उसी को एल नीनो कहा जाता है। होता कहाँ पे? प्रशांत महासागर में होता है। किस जगह पे? पेरू के समीप में। इसको जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। गंगा की डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? लुप्तप्राय प्रजाति, या फिर कमजोर प्रजाति, दुर्लभ, या फिर विलुप्त? जो डॉल्फिन है दोस्तों वह कैसी है, किसकी श्रेणी में आती है? तो ऑप्शन इसमें है कमजोर प्रजातियां। किसमें? ऑप्शन बी से, बी इज राइट आंसर। इसे जो है 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था। कब दोस्तों? 2009 में। इसको जानते रहिए आप। और इसे जो है IUCN, कौन? IUCN ने रेड लिस्ट में कमजोर श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया है। किसने? IUCN ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिलों में से 12 साइकिलें की औसत लागत 18,000 है। कुल मिलाकर उसने दोस्तों 3 लाख कमाए। शेष साइकिलों की औसत लागत क्या है? देखिए उसने, इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सरल करके बताते हैं। कह रहे हैं कि अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिलों में से 12 साइकिलों का औसत लागत कितना है? 18,000 रुपये है। मतलब कि 20 साइकिल हैं, 20 साइकिल में 12 साइकिल में उसका जो लागत है वह 18,000 रुपये की एक साइकिल की लागत पड़ रही है। कुल मिलाकर उसने जो है 3 लाख रुपये कमाए। शेष साइकिलों की औसत क्या है? अब हमको बताना है जो आपकी 8 साइकिलें बच जा रही हैं वह उसकी लागत क्या है? उसने कमाया कितना? 3 लाख रुपये कमाया। कितने साइकिलों में? 12 साइकिलों में। देखिए इसे हम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो 12 साइकिल बच रही हैं, 12 साइकिलों का लागत मूल्य पूरा कितना हो जा रहा है? ये 12 साइकिल को मिलाकर जैसे औसत है 18,000 रुपये की एक साइकिल पड़ रहा है, तो हमको पूरी 12 साइकिल का दाम पता कर लेते हैं। अगर इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 18,000 में हम 12 से गुणा कर देंगे तो जो आएगा वो 12 साइकिल का पूरा प्राइस हो जाएगा। यह आएगा आपका 1.5
12 नंबर, हाँ ठीक है। इसमें आएगा 2,16,000 रुपये का साइकिल का पूरा दाम हो गया, लागत 12 साइकिल का दाम। तो और उसने कमाया कितना, 3 लाख रुपए कमाए हैं। तो अब हम 8 साइकिल को निकालते हैं, क्योंकि 12 टोटल 20 साइकिल थी, 8 साइकिल बची हैं। 8 साइकिल का मान लेते हैं हम, 8 साइकिल को मान लेते हैं यक्स से, यक्स प्राइस में मान लो मिली गई 8 साइकिल। अब हमारे पास जो है एक चीज़ हमको पता है कि हमने बेचा कितना था, 3 लाख रुपए का, लागत कितना लगा है, 2,16,000 रुपये लगा है। इसे हम क्या करेंगे, 3 लाख में से हम जो है 2,16,000 घटा लेते हैं। अगर इसमें आप माइनस 3 लाख करेंगे, अगर इसे जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 84,000। कितना, 84,000। यह तो हो गया। अब हमको इसमें पूछ क्या रहा है, साइकिलों का औसत लागत की शेष, जो शेष साइकिल थे उसकी औसत लागत, औसत क्या है। अब देखिए इसमें जो शेष साइकिल कितनी बची हैं, 8 बची हैं, इनका हमका औसत निकालना था। अब इससे भाग दे दीजिए। जब आप इसमें भाग देंगे कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका 8 के नम 8, 8 5 40, 8 के नम 8, 1 मिनट, हाँ 8 के नम 8, 8 0, फिर 8 5 40, 5 आएगा ना, सॉरी 5 आएगा और 0 0, यह आएगा दोस्तों 10,500 रुपये। जो 8 साइकिल बच रही हैं उनका औसत कितना आ गया, 10,500। तो 10,500 है, इसमें ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कि 4,000 पर 2 वर्षों के लिए 20% की प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें जब इसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 18 से 56.4, सेकंड ऑप्शन है 17 से 56.4, थर्ड ऑप्शन है 18 से 46.4, लास्ट ऑप्शन है 17 से 46.4। देखिए सबसे पहले टोटल कितना है, 4,000 है। इसमें जो है कितना समय लग रहा है, 2 वर्ष लग रहा है, और कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 20% लग रहा है ना, वार्षिक 20% वार्षिक। सबसे पहले आप इसमें 1 साल का निकालेंगे, 1 साल का कितना आएगा, 10% आएगा। इस तरीके अर्धवार्षिक निकालिए, इस तरीके से आप निकालेंगे तो सॉल्व कर जाएंगे। इसमें आपको फार्मूला आपको बता देना, उस फार्मूला में आप रखिए, अब सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप बराबर P1 + R/100। सबसे पहले आप सब इसे अर्धवार्षिक जो है इसको निकालिए, 10%, पहले 10% निकाल लीजिए, फिर अगली बार 10%, इस तरीके से निकालेंगे तो पावर n माइनस पी क्या है, माइनस पी आपका यही तो है ना, 4,000, इसको रखना है। इसमें आप रखिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए करें कि 11.71 माइनस 0.86 प्लस 1.78 माइनस 9.20 है। आगे आपको बताना। देखिए जो बड़े क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा सॉल्व करें, क्योंकि पैड पे लिखने में समस्याएं होती हैं, इसमें बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए जो छोटे क्वेश्चन है उसे आपको हम बहुत अच्छे से समझा देंगे, जो बड़े क्वेश्चन है उसे आपका तरीका हम बताएंगे, उसे आप थोड़ा सा खुद से करने का प्रयास करिए कि अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे तो क्या आएगा। बाकी अगर कमेंट दिक्कत हो रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिए, उसका हम सोल्यूशन आपको भेजेंगे कि हाँ इसका सोल्यूशन इस तरीके से नहीं, ऐसा होगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें हमको सिंपल से कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटाना है, जो आए इसको प्लस करके माइनस करके, यही जोड़ घटाना ही है। देखिए जोड़ घटाना में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम सब बात करें तो यह प्लस है, यह प्लस है, प्लस जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस घटा के जो आएगा फिर माइनस कर लेते हैं। देखिए अगर हम सब बात करें तो इसको प्लस कर लीजिए, इसको आप करेंगे 71 है, 11 12 13 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे आ गया देखिए 13 और 7 ठीक है, हाँ ठीक है 13.89 नहीं 89 नहीं 49 होगा, 1 मिनट, 13.49 राइट। अब देखिए इसमें हमको माइनस कर लीजिए, इन दोनों को एक तरफ कर लीजिए, 8.6 माइनस 9.20।
चाहिए तो आप इसको दोनों को प्लस करके तब माइनस कर लीजिए, या फिर आप इसको सीधा से माइनस कर लीजिए फिर तब प्लस कर लीजिए। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं ना कि आप इसमें माइनस करना तो माइनस के एक चीज़ बताएं, तो इसको आप खुद से भी करने का प्रयास करिए। चाहे इन दोनों को आप प्लस करके फिर तब माइनस कर दीजिए, चाहे इसको माइनस कर दीजिए फिर इसको माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका 3.43 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको जरूर मिलेगा। दो संख्याओं का योगफल 156 है, उनका मसा 13 है, ऐसे संख्याओं के युग्मों की संख्या बताइए। कह रहे दो संख्याओं का योगफल 156 है। देखिए इसमें कह क्या है, उनका मसा क्या है, CF 13 है। माना पहली संख्या 13A है, माना दूसरी संख्या 13B है। मान लेते हैं, मान लो पहला संख्या माना पहली संख्या क्या है, फर्स्ट संख्या क्या है 13A है, और दूसरी संख्या क्या है 13B है। इसको हम मान ले रहे हैं। और इन दोनों संख्याओं का योग क्या है 156 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 13, यहाँ से लिखते हैं दोस्तों 13A प्लस 13B बराबर कितना हो रहा है 156 हो रहा है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे आया। अब इसमें जो है हमको बताना क्या है, इसको सॉल्व करिए। इसमें उन संख्याओं का मशक 13 संख्या ऐसे युग्म की संख्या आपको बताना, कितनी संख्या होंगी 11 1 12 और 7 5 12। तो हाँ जिसमें ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन होगा। इसमें जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसमें A + B बराबर 12 आएगा। देखिए इसको हम A + B बराबर, इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो आएगा A + B कितना आएगा 12 आएगा। देखिए अब इतना तो आप खुद से सॉल्व करिए ना कि किस तरीके से कैसे कितना आएगा। अब देखिए 12 आ रहा है, तो 12 का आपको बताना है कि किस तरीके से ऐसे युग्म कहते हैं ना, ऐसे युग्म की संख्या बताइए। तो संख्या को उनका मशक 13 है, तो ऐसे युग्म की संख्या 2 होगा दोस्तों। कौन सा होगा, एक होगा 11 1 12, एक होगा 7 5 12। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें यदि भवन की ऊंचाई और भवन के पाद से एक बिंदु की दूरी 20% बढ़ा दी जाती है तो भवन के शीर्ष पर उन्नयन कोण है दोस्तों, बढ़ता है घटता है, मत बदलो, या फिर उपयुक्त से कोई नहीं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, मत बदलो। वह क्या होगा, बढ़ता है भवन के शीर्ष पर उन्नयन कोण क्या होगा, वही रहेगा। ऑप्शन इसमें कोड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे उमंग उत्साह अपराध। उमंग दोस्तों उत्साह है, अपराध है सजावट है, दुष्कर्म है, परमानंद अर्थ है। जैसे इसमें संबंध आपको बनाया, जैसे उमंग का संबंध किससे हो रहा है, उत्साह से हो रहा। अपराध का संबंध किससे होगा, आप कहेंगे इसमें सी ऑप्शन परमानंद। अपराध परम, जिस प्रकार उमंग का उत्साह दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, उसी प्रकार अपराध और दुष्कर्म भी, इसमें दुष्कर्म भी एक दूसरे से समानार्थी हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हम सी नहीं दोस्तों बी होगा, दुष्कर्म सीधा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह शब्द चुनें जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। इसमें देखिए FIR है, पूंछ है, ट्रंक है, पंख है। तो इसमें जैसे जो राइट आंसर फर है, इसे फर मतलब फर समझिए। तो इसमें जो भिन्न है, तो इसमें पूंछ ट्रंक पंख है, यह सब दोस्तों पक्षियों के पार्ट हैं। पंख हो गया, पूंछ हो गया, ट्रंक हो गया। और जो फर जो है, फर पंखी यह पेड़ है। फर एक क्या होता है, एक पेड़ होता है। तो ऑप्शन इसमें यही आपका अलग है। 7 11 13 17 19 अगली संख्या क्या आएगी, इसमें संबंध आपको बताना है। संबंध कैसे, जैसे अगर इसे हम प्लस करेंगे 7 3 10 10 11 मतलब +4 हो रहा है। फिर 11 में क्या हो रहा है, +11 12 13 +2 हो रहा है। इसके बाद 13 में क्या हो रहा है, 13 में अगर हम सब देखें तो 13 4 17 4 हो रहा है। फिर इसके बाद 17 2 मतलब 2, हाँ +2 हो रहा है। +4 +2 +4 +2 अगली संख्या क्या होगा, +4 होगा। 19 में आप 4 प्लस करेंगे क्या आएगा, 23 आएगा। क्या 23 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला जो क्वेश्चन है, करें यदि किसी कोड भाषा में स्पाइडर को PSDIRE लिखा जाता है तो उसी भाषा को COMMON को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसमें हो क्या रहा है, इससे पहले आपको हम तरीका बता देते हैं क्या हो रहा है, फिर उसके बाद आप खुद से सेट करिए। जैसे इसमें करें यस है, अगर इसमें हम सब चेंज की बात करें, देखिए इसमें एक मिनट, इसमें यस है, इसमें यस दूसरे नंबर पर कर दिया, इसमें पी है, पी के पहले कर दिया, फिर डी है, डी आई, फिर देखिए सेम चीज़ को बदल दे रहा है। पी है सबसे पहले यस है तो उसे बाद में कर दे रहा है, फिर पी, दो शब्द ले रहा है। हम वैसे हम करें, इसमें सी ओ है, सबसे पहले ओ सी लिख दें, फिर यम है तो हमको यम ही लिखना होगा, फिर ओ एन है तो हम एन ओ लिख दें। क्या ऑप्शन है किसी में मैच कर रहा है? एन ओ, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, OCMMN। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्लड से संबंधित है। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंध है। देखिए इसका आप ग्राफ बनाइए, खुद से पहले समझिए क्या कह रहे हैं। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, कौन कहा दोस्तों? महिला ने कहा उसकी पत्नी, मान लो यह पुरुष हो गया और इसकी पत्नी यहाँ पे हो गया, मान लो पत्नी हो गया, वाइफ, ठीक है। उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। किसकी दोस्तों? मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, महिला जो कह रही है, कोई कह रही है कि उसकी पत्नी जो है मेरे पिता की, इसके फादर, मान लो फादर की इकलौती पुत्री है, यह वाइफ, वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंध है। आप कहेंगे भाई, ससुर, मामा या फिर पति। तो अब पति तो है दोस्तों, देखिए यही तो बन रहा है, कह रहा है पुरुष, एक पुरुष की परिचय कराते हुए कि इसकी पत्नी जो है, इसकी पत्नी हमारे पिता के इकलौती पुत्री है। तो कौन हो रहा है? वही पत्नी तो हो रहा, पति तो ही हो रहा है। पुरुष की